जलवायु और पर्यावरण अध्ययन। चलिए, जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आप किसी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी वन डे एग्ज़ाम की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो। इस टॉपिक को अच्छा माना जाता है। इस टॉपिक के अंदर में बात, इसको पढ़ने के लिए आपके पास सोर्सेज क्या है, तो आप जियोग्राफी पढ़ सकते हैं 9th और 10th की, भूगोल। इसके साथ साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं आप 12th क्लास की लास्ट में जो उसके 3 चैप्टर्स है, लास्ट में 3 चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के नाम भी बता रहा हूँ अभी। इकोसिस्टम वाले हैं, जैसे कि पाई तंत्र हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया, पारिस्थितिकी हो गई, और आपका जैव विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। ये चैप्टर आप पीछे वाला पढ़ लो ना। और एक केमिस्ट्री के अंदर कुछ चैप्टर इसके लिए रखे, वो पढ़ लो। केमिस्ट्री के अंदर कुछ चैप्टर है 12th की केमिस्ट्री के अंदर, दैनिक जीवन में रसायन है, और एक दैनिक जीवन में रसायन और पर्यावरण प्रदूषण। ये चीज़ अभी हटा दी गई, कुछ ये चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी ये चैप्टर्स को आप पुराने एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ डाटा आपको मिलेगा, जो डाटा काम का है। मुख्य तौर पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बायोलॉजी की ये चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है यदि आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलें, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण होती क्या है और उसके घटक कौन कौन से हैं। ये बातें हम करेंगे तो हम उसी तरह पढ़ेंगे, जो लोग बेस बना के पढ़ाते हैं वन डे एग्जाम्स वाले, उनकी तरह हम नहीं चलेंगे। हमें चलना एकदम टच लेवल यानी हाई लेवल से चलना है, वन डे एग्ज़ाम्स की तरह नहीं चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, आपने सुना होगा अर्थ जो है उसके अंदर असीमित संसाधन है, और जनसंख्या अधिकता है, जनसंख्या अधिकता है या अधिकतम है। ठीक है, अब देखो, अभी तक हम एक भ्रम में पल रहे। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्लासों को देखिए, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है तो ये ऊपर से जाएगा। हम मानो जो है इस भ्रम में रहे हमेशा से, मानो भ्रम में रहा हमेशा से कि पृथ्वी और जो एनवायरनमेंट है उसके पास एक लाइन एनसीईआरटी बोलती है, मानो हमेशा से ही भ्रम में रहा है, हमेशा से ही भ्रम में रहा है कि उसके पास असीमित संसाधन है, जिनकी प्राप्ति उन्हें पर्यावरण और पृथ्वी से होती रहेगी, और पृथ्वी से होती रहेगी। तो ये मानव का एक भ्रम है कि उसके पास असीमित संसाधन है, बहुत ही अधिक संसाधन है, अभी इसकी सीमता नहीं है, यानी कि ये जो है इनफाइनाइट है, यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाले, अनंत काल तक है हमारे पास, अनंत काल तक है। लेकिन ये मानव का भ्रम है, असीमित संसाधन। ये मानव का भ्रम कब दूर हुआ? सबसे पहले मानव भ्रम में था कि पृथ्वी अर्थ के अंदर असीमित संसाधन है और जनसंख्या बहुत अधिक है, तो ये मानव का एक मतलब मानव मन में खुश हो रहा था कि हमारे पास असीमित संसाधन है, यानी कि जो सोर्सेज है अनलिमिटेड सोर्सेज है, और पॉपुलेशन अधिक है। ये तो बात सही थी, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, लेकिन अब के वक्त ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद से, क्रांति के बाद पृथ्वी के रिसोर्सेज जो है, यानी पृथ्वी के जो रिसोर्सेज यानी स्रोत जो है वो सीमित संसाधन में बदल गए। यानी कि मानव का पहले ये भ्रम था कि हमारे पास असीमित संसाधन है, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद पृथ्वी के स्रोत है
असीमित से सीमित संसाधन में बदल गए, असीमित से सीमित संसाधन पे आके रुक गए हम। इसके पीछे का कारण क्या है? असीमित से सीमित में आने का कारण क्या है, मुझे बताओ। मुख्य तौर पर इसका कारण ये रहा कि हमने एक बड़े काल के अंतर के अंदर, हमने एक बड़े काल अंतर में, कालक्रम अंतर में जितनी वृद्धि होनी चाहिए, जितनी वृद्धि आपकी होनी चाहिए उससे अधिक वृद्धि को देखा है। किसकी वृद्धि को देखा है हमने? तो एनसीईआरटी यहाँ बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि हम जनसंख्या वृद्धि तीव्र रूप से हुई है, जिसके कारण संसाधन नियत नहीं रहे और संसाधनों की कमी हो गई। औद्योगिक क्रांति के बाद मानव का भ्रम दूर हो गया, उनके पास जनसंख्या उनकी अधिक बढ़ गई और जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण संसाधन जो थे वह रिसोर्सेस कम होने लगे। ऐसा नहीं रिसोर्सेज ख़त्म हो गए या रिसोर्स को कोई ले गया, ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जितना रिसोर्सेज होना चाहिए, यानी कि ये आपकी जनसंख्या है टोटल और ये आपके रिसोर्सेज है, जितना रिसोर्सेज जनसंख्या में मिलना चाहिए उतना रिसोर्सेज नहीं मिल रहा था। इतने पार्ट जनसंख्या का बच गया जो गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। आज भी भारत के अंदर 2011-12 का डाटा देखें हम, 2011 का 12 का डाटा हम यहाँ पर देखें, 2011-12 का डाटा देखें तो भारत के अंदर लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है। इनमें सुधार हो रहा है, नीचे है, सुधार हो रहा है, लेकिन हमें एक मुख्य कारण यहाँ पर देखने को मिलता है, हमारे पास संतुलन नहीं है। मुख्य कारण ये है कि एक तरफ हम कर रहे हैं आधुनिक विकास, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट संरक्षण। ये दोनों हम कर रहे हैं। हमने संरक्षण को और एनवायरनमेंट को दोनों को देखे तो इनके ग्राफ के थ्रू हम समझें इनको, तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि विकास क्रम, जैसे आधुनिक विकास का ग्राफ बहुत अधिक ऊपर की ओर जाता है, आधुनिक विकास का ग्राफ बहुत अधिक ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे यहाँ पर देखो आधुनिक विकास का ग्राफ बहुत अधिक ऊपर की ओर जाए, उसके साथ ही बात करें हम संरक्षण का ग्राफ भी उसी के साथ साथ ऊपर की ओर यहाँ पर प्रविष्ट हो। तो दोनों को देखो, यहाँ पर ये विकास की है और ये आपका संरक्षण का है, संरक्षण। इन दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है, यहाँ पर इन दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, यानी कि हर चीज़ के अंदर इन विकास और संरक्षण को, यानी आधुनिक विकास और होना संरक्षण के बीच में संतुलन होना आवश्यक है, तभी जाके हम अपने संसाधनों को बचा पाएंगे। संसाधनों को बचाने का उपाय क्या है हमारे पास? उपाय हमारे पास ये है कि आधुनिक विकास और संरक्षण का संतुलन होना आवश्यक है, यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक क्लियर में आएगा, बाद में आपको क्लियर होगा कि एक टॉपिक है सतत विकास। ये जो है इसकी व्याख्या यही है। सतत विकास की व्याख्या क्या है, सतत विकास है क्या, इसकी बात हम जब ये टॉपिक आएगा तब करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ। सतत विकास ये है कि आधुनिक विकास जो हो रहा है वो और जो हमारा संरक्षण है वो दोनों एक ही
समान रहे, दोनों एक समान रहे, यानी उनके बीच में संतुलन यानी बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे, वरना क्या हो जाएगा, हमारे पास सीमित संसाधन है और संसाधनों की कमी हो जाएगी, और संसाधन कमी होने के कारण भूख अकाल ये सब तो पड़ता ही। वैसे बंगाल के अंदर पड़ा था, राजस्थान के अंदर पड़ा था, और बहुत जगह ये अकाल की व्यवस्था देखने को मिली है। ठीक है, इसे आप समझ नहीं सके तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपने फ्रांसिस क्रांति को 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो फ्रांसिस क्रांति में यही हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, और उसके बाद जो राजा था उसने अमेरिका की युद्ध में मदद की ब्रिटेन के खिलाफ, तो वहाँ पर उस पर 13 बिलियन का तब का कर्ज हो गया था। उस कर्ज के कारण वो ऊपर नहीं उठ पाया, धीरे धीरे वहाँ पर डबल रोटी की प्राइस भी बढ़ गई थी, खाने की जो डबल रोटी है उसकी भी प्राइस बढ़ गई थी। तो ये बढ़ने के कारण उसमें क्या हुआ, उन्होंने विकास को नहीं देखा, उन्होंने अमेरिका जैसे मॉडर्न देश की मदद की ताकि उन्हें आगे मदद मिले, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें कुछ चीज़ सुरक्षित भी करनी पड़ेगी क्योंकि आने वाले समय के लिए संसाधन सीमित है। तो फ्रांसिस क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इन सभी क्रांतियों के बाद लोगों को समझ में आया कि सीमित संसाधन है तो इनका बैलेंस जरूरी है, तभी उन्होंने ये ऐसे सिद्धांत लाए हैं जैसे कि सतत विकास वगैरह ऐसे सिद्धांत आए। अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रह जाता है कि इसमें बहुत सारे नियम रहते हैं, वो नियम आगे हम पढ़ेंगे। वैसे जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण जो है वो क्या है, एक प्रकार का, इसके हम 2 पार्ट में बांटे, एनवायरनमेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, एनवायरनमेंट कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर इस पार्ट को 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें मेंट और इन्वर के 2 मतलब होते हैं, इन्वर और मेंट का 2 अर्थ होता है। इसमें इन्वर का अर्थ होता है घेरा हुआ, घेरे हुए परिवेश, पूरा मतलब इनका होता है घेरे हुए परिवेश, दोनों का पूरा मतलब हो जाता है घेरे हुए परिवेश। परिवेश क्या होता है ये समझना चाहिए। परिवेश वो होता है जब एक जीव, परिवेश वो होता है जब एक जीव जो है वो एक अपना परिवेश बनाता है। मान लो एक जीव है, ये अपना परिवेश बना रहा है, इस परिवेश के अंदर वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, जनन कर सकता है, अपना पोषण प्राप्त कर सकता है, भोजन प्राप्ति, पोषण प्राप्ति एक ही, भोजन प्राप्ति कर सकता है। इसमें अपना वो पर्यावरण भी देख सकता है, किस प्रकार का पर्यावरण खुद का वो, इसके लिए यहाँ पर उसके लिए क्या क्या होंगे आवश्यक घटक, उसके लिए जैविक घटक भी यहाँ होंगे और अजैविक घटक भी होंगे। वहाँ पर अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों उसके पास होंगे। उसके पास कुछ प्रभाव होगी, कुछ घटनाएं होगी जो उसके जीवन में प्रभाव और घटनाएं भी होगी। ठीक है, इस परिवेश को एंजाइटी बोलती है कि एक जीव के लिए वह स्थान जहाँ पर उसे जनन, पोषण, O2 युक्त वायु, जनन पोषण O2 युक्त वायु, और यहाँ पर होने वाली घटनाओं और प्रभावों का योग, घटना और प्रभावों का योग क्या कहलाता है, यहाँ पर परिवेश कहलाता है। और परिवेश को ही प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण। और ये स्थान जो हमने बताया, ये पूरा परिवेश जो है वो एक क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण है। क्यों है प्राकृतिक पर्यावरण, इसके किताब पर देख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन आते हैं, मरुस्थल आता है, पर्वत आते हैं, और बहुत सारी स्थल आकृतियाँ आती है इसके अंदर, स्थल आकृतियाँ भी आती है, महासागर भी आता है। ऐसे एग्जाम्पल में बात करूँगा, महासागर भी यहाँ पर आता है। तो एक परिवेश जो है पर्यावरण के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखिए बेसिक में जाएंगे तो हम देखें सतत विकास जैसे टॉपिक नहीं है, कोई नहीं पढ़ा था, तो वो बेसिक में कहाँ से स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताऊँ। अभी आप सुनेंगे तब पता चलेगा आपको कहाँ से स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति पढ़ाने वाला। ज़्यादातर आप चाहे यूट्यूब पर देखो, कहीं भी देखो, तो आपको कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा उसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर।
तो आपको यहाँ पर पिरामिड लिख लिया जाएगा बेसिक तौर पर। उसके बाद उसमें दो टाइप बताए जाएंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। फिर पारिस्थितिक तंत्र पर चले जाएंगे, और पारिस्थितिक तंत्र पर चलते चलते ये कहाँ चले जाएंगे, बायोलॉजी के अंदर चले जाएंगे सीधे, और बायोलॉजी के ग्राफ जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पढ़ाई का क्रम बिल्कुल नहीं है, बेकार क्रम है, बेसिक क्रम है। इस बेसिक क्रम से आप वनडे एग्ज़ाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बड़े एग्ज़ाम्स तक पहुंचने के लिए, यानी कि आपको MPPCS, UPSC, UGC नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के लिए, अब यदि ये एग्ज़ाम भी दे है CSIR, इसमें आप देखो कि आप यदि अप्लाइड साइंस के अंदर कर रखी ग्रेजुएशन, तो ये एनवायरनमेंट साइंस वहाँ भी काम आता है। ऐसा नहीं कहीं भी नहीं, इंग्लिश में होता है इनका पेपर, सॉरी इसका इंग्लिश पेपर होता है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए बेनिफिट नहीं रहता है वैसे इस क्लासेस का हमारे का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से जो इंग्लिश टीचर्स होते हैं वही पढ़ा पाते हैं। यहाँ तक मैं इसका गारंटी ले रहा हूँ 100%, इन दोनों का 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। इनके अंदर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एक बार क्यों रीजन में देख लेते हैं फटाफट, समझिए कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायर प्लस मेट सबसे बना हुआ घेरे हुए परिवेश, एक ऐसा घेरा हुआ परिवेश जीव के चारों ओर जहाँ उसे क्या मिलता है, जहाँ उसे क्या क्या मिल पाता है, जहाँ उसे भोजन मिलता है, पोषण मिलता है, वो अपना जनन कर पाता है, उसमें जो प्रभाव घटना है उस सबका योग को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, ठीक है। रियल पर्यावरण प्राकृतिक वाला ही है, ठीक है। अब देखो सीमित संसाधन है, उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद हमारा भ्रम दूर हो गया कि हमें सीमित संसाधन हमारे पास है, हमें संसाधनों को बचाना होगा। इसलिए यहाँ पर सतत विकास जैसे टॉपिक को छेड़ा गया। सतत विकास की डाटा है याद रखना। और 22% गरीब हम थे, गरीबी रेखा के नीचे 2011 और 12 के अंदर भारतीय डाटा की बात कर रहा हूँ, सॉरी हाँ। उसके बाद यहाँ मैंने बताया कि दोनों को ग्राफिक तौर पर संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। यदि आप संतुलित बना रखेंगे इनका, यानी संतुलित कर रखेंगे, तो हम संसाधनों को बचा पाएंगे। सतत विकास यही कहता है कि विकास और संरक्षण दोनों को संतुलित बना रहे, ठीक है। संतुलन बना रहेगा तो सीमित संसाधन भी हमारे लिए प्राप्त होंगे। यदि हमने ये कर लिया तो हमारे पास सीमित संसाधन भी यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक हो जाएंगे, ठीक है। एक जीव के लिए वह स्थान जहाँ पर वो पोषण O2 युक्त वायु, ये जलीय महासागर की बात हो रही है। यहाँ पर जो O2 युक्त वायु है उसमें मुख्य तौर पर जल में घुलित वायु की बात हो रही है, जल में घुलित वायु की बात हो रही है मुख्य तौर बात करूँ। और यहाँ पर मैं बात करूँ मुख्य तौर पर स्थल आकृतियों, स्थल वाले जीवों के लिए यहाँ पर कई प्रकार की गैसें मिलती है, लेकिन इनके लिए मुख्य तौर जलीय जीवों के लिए O2 युक्त वायु का सदुपयोग होने वाला, उसमें घटनाएं क्या हो, उनके लिए जीवन में क्या प्रभाव होते हैं, क्या रोग है, क्या वगैरह वगैरह, वो सारे उनके प्रभाव, यानी जो समुद्र के अंदर होने वाले अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं, उनके बारे में उनका योग, मरुस्थल के अंदर होने वाले प्राकृतिक आपदाएं, उनकी घटनाएं। तो एक प्राकृतिक स्थल हुआ क्या है, मैंने बताया मरुस्थल हो सकता है, पर्वत वाला एरिया हो सकता है, स्थल आकृतियाँ हो सकती है, और महासागर हो सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आपको याद रखना वह स्थान जहाँ पर जीव सारे कार्य करता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मुख्य तौर पर, तो यहाँ पर महासागर आता है, हमारा महासागर आता है, स्थल आता है, स्थल आकृति आती है। स्थल आकृति के अंदर क्या है, पठार है, पर्वत है, ये सारे। और उसके बाद बात करूँ यहाँ पर मरुस्थल आता है, अलग से बता रहा हूँ, और पर्वतीय स्थान है, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ एनसीईआरटी ने महासागर को लेकर के एग्जाम्पल दे रखा है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो एनसीईआरटी कहती है महासागर के अंदर एक कार्प नाम की मछली है, एक कॉप नाम की फिश, कॉप नाम की फिश जो है, इसे कहा इंग्लिश में कहा जाए कॉप मछली। ये मछली जो है वो पानी के अंदर रहती, तो जल उसके लिए क्या हो गया, जल उसके लिए एक परिवेश हो गया, जल बोलो या सागर भी परिवेश हो गया। सागर पानी के अंदर, सागर में पानी, तो सागर भी एक परिवेश हुआ, सागर भी उसके लिए परिवेश हुआ, उसके लिए परिवेश है। कार्प मछली के लिए सागर यहाँ पर परिवेश है, ठीक है, परिवेश रहेगा। अब देखो महासागर के अंदर, महासागर की मैं बात की,
कॉप मछली की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए परिवेश एक हो गया, जल उसके लिए परिवेश हो गया, जल उसके लिए एक परिवेश होगा, सागर भी उसके लिए एक परिवेश है। उस परिवेश के अंदर मछली यदि उस परिवेश के अंदर रह रही है, उस परिवेश के अंदर मछली यहाँ पर पानी के अंदर रह रही है, उस परिवेश के अंदर मछली रह रही है, तो उस फिश को बाहर देखिए, उस फिश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं समझना होगा हमें। परिवेश के अंदर जब मछली को क्या क्या मिल रहा है, तो इस परिवेश के अंदर जो मछली का ये प्राकृतिक परिवेश है, प्राकृतिक पर्यावरण, परिवेश को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है, अभी बताया यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये मछली के लिए एक मछली है, इसके अंदर इसको O2 मिलेगा, पानी के अंदर पोषण मिलेंगे, पोषण कैसे पोषण मिल सकता है, और यहाँ पर अन्य जीव मिलेंगे, अन्य जीव मिलेंगे मतलब वो जैविक घटक मिलेंगे, अन्य जीव जैविक घटक। एनसीईआरटी पढ़ा हो, पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक आजीविक या भौतिक अभौतिक, या बोल सकते हैं संजीव निर्जीव, ये तो बेसिक चीज़ है। उसके देखिए यहाँ मैं बात आगे देखिए, तो यहाँ पर उन्हें O2 मिल गई है, पोषण मिल गया, अन्य जीव मिल गए, अन्य जीव के साथ कुछ प्लावक मिलेंगे, प्लावक क्या होते हैं आगे बात करेंगे, और उसके साथ साथ उन्हें क्या मिलेगा, और मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उसके साथ साथ उसे मिलेगी O2 तो मिल गई, उसके साथ उसे मिलेगा एक अच्छा वातावरण, और अच्छा वातावरण के साथ उसे मिलेगी कुछ मिलेगी परिघटनाएं और कुछ प्रभाव प्लस घटनाएं। तो देखिए ये हो गया महासागरीय परिवेश। कैसा हो गया? महासागरीय परिवेश जिसके अंदर क्या है, मछली है। कौन सी मछली है? कॉप मछली यहाँ पर है, कॉप मछली है। उस मछली के लिए अच्छा वातावरण है यहाँ पर, अच्छा वातावरण के उसे फिश को उसे बहुत सारे पौधे मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, पोषण मिल रहा है, अन्य जीव भी मिल रहे हैं। तो इस सारी घटनाओं के बाद परिवेश को प्राकृतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। तो पर्यावरण के पार्ट में हमने पहला पार्ट बात किया यहाँ पर जैविक घटक, अजैविक घटक, ऐसा लिख के मैं आगे बढ़ जाता तो आप समझते कि किसी बुक को फॉलो कर रहा है या किसी एनसीईआरटी को लेकर चल रहा है, एनसीईआरटी कौन सी? बच्चों वाली छोटी एनसीईआरटी, 10th वाली 9th वाली, वो एनसीईआरटी लेकर चलेंगे तो हो गया आपका सिलेक्शन, मान लीजिए हो ही गया। जैविक अजैविक घटक वाली चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, इन चीज़ों का भी फोकस नहीं किया जाता, बेसिक में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है। पर्यावरण के अंदर बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात आपके समझ में आ गई कि ऐसा परिवेश जिसके अंदर हर जीव को हर चीज़ मिल रही है, जीव को यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है। उसकी डेफिनेशन पूरी मैंने बता ली, एक बार रिवीजन में देख लीजिए, एक बार रिवीजन में आप देख सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। जीव के लिए वह स्थान जहाँ उसे जनन, पोषण, O2 युक्त वायु होने वाली घटनाएं प्रभावों का योग, यानी O2 युक्त वायु मिल जाती है, जनन करने के लिए भी जगह मिल जाती है, पोषण भी मिल जाता है, जैविक अजैविक घटक भी मिल जाते हैं। जैविक अजैविक घटक मिल जाएंगे, यहाँ देख लीजिए कि उसे दूसरी मछली मिल गई, दूसरी मछली उसने भोजन कर लिया तो जैविक घटक उसने खाया, पादप पुलाव खा लिया तो उसने क्या खाया, एक जैविक घटक को खाया। यदि उसने अजैविक घटक यानी कि जो जिसमें श्वसन क्रिया नहीं होती तो वो भी उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए मोती का, यानी समुद्र के अंदर मोती है तो मोती के अजैविक घटक हुआ, या फिर पत्थर पड़े हुए थे, बहुत सारे पत्थर पड़े थे, पत्थर कैसे हुए, अजैविक घटक हुए, ठीक है। या हम बात करें यहाँ पर तो मछली के लिए यहाँ पर मृदा है, मछली की मृदा है, आर्द्रता है, तापमान भी है समुद्र के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है अजैविक घटकों में आ जाती है। इसको फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं इसको फिर से क्लियर करना चाहूँगा। पर्यावरण के प्रकार स्थानों के आधार पर, तो पहला स्थान है पर्यावरण, वह स्थान जहाँ पर जीव को जैविक घटक, अजैविक घटक, पोषण, जनन, O2 युक्त वायु, O2 युक्त हवा, परिघटनाएं और प्लस प्रभावों का योग क्या कहलाता है? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में बात कीजिए प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर, तो प्राकृतिक पर्यावरण का एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके मरुस्थल का एक अलग से हुआ, मरुस्थल का अलग से हो गया, महासागर एक प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में अलग से हो जाता है। उसके बाद यहाँ बात करूँ पर्वतीय क्षेत्र अलग हो गए, स्थलाकृतियों में अलग हो गया पार्ट, ये चीज़ें हो जाएगी।
प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर कौन सा जैविक घटक है, कोई पूछ ले जैविक घटक कौन कौन से है, तो यहाँ पर अन्य जीव है, अन्य मछली भी है, तालाब के किनारे वाले, तालाब के किनारे उगे पादप, उगे पादप, प्लावक, पानी के अंदर उगने वाले पादपों को प्लावक कहा जाता है, पानी में उगे पादप, उगे पादप जैविक घटक मछली के लिए बात कर रहा हूँ, और जैविक घटक मछली के लिए होंगे। आज जैविक घटक मछली के लिए अंदर कौन से होंगे, जलीय, इसमें एनसीईआरटी जलीय बात की तो मछली बारे इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी जलीय ही प्राकृतिक पर्यावरण की बात की मुख्य तौर पर, इसलिए मैं वापस मछली बोल रहा हूँ। आप बोले मछली क्यों बोल, इसका एग्जाम्पल आप मरुस्थल से लोगे तो आप एक मरुस्थलीय चूहा को ले लीजिए, उसमें आपको उससे मरुस्थलीय चूहे को क्या क्या मिलती है, स्थलाभ रेतियों के रूप में, जैविक घटक उसमें मिलेंगे, यहाँ रेते वगैरह, तापमान मिलेगा, आर्द्रता मिलेगी उसे, तो उसकी भी बात में जैविक घटक के रूप में क्या मिलेगा, तापमान मिलेगा। समुद्र का तापमान बढ़ सकता है, घट सकता है, तो उसमें भी बहुत सारी घटना प्रभाव होगा, तो भी वो प्राकृतिक पर्यावरण होती है, मछली पर भी होगा, आर्द्रता बढ़ेगी घटेगी। और यहाँ मृदा भी, उसके अंदर की जो मृदा है किस प्रकार की हो, और भी बहुत सारे जैसे कि मोती हो गया, कीमती चीज़ें भी हो सकती है, मोती और पत्थर जैसी चीज़ें भी उसके अंदर हो सकती है, तो ये अजैविक घटक के रूप में हो गया। तीसरा हमने बात की थी प्रभाव और घटनाएं। प्रभाव क्या है, प्रभाव होते हैं प्राकृतिक प्रभाव। प्राकृतिक प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कि तापमान में वृद्धि या कमी, तापमान में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, आर्द्रता में परिवर्तन, या इसको लिख सकते हैं तापमान में परिवर्तन, मृदा का गठन, मृदा किस प्रकार से गठित होती है वो भी अंतर है, कभी मृदा बिखरी बिखरी हो सकती है, कभी मृदा एकत्रित होकर भी हो सकती है, तो वो भी एक प्रभाव डालते हैं। तो ये है वृद्धि और कमी हो गए, आर्द्रता में परिवर्तन हो गए, मृदा में गठन हो गया, और तापमान में परिवर्तन भी याद रख सकते हो, उसकी ज़्यादा तापमान वृद्धि कमी के साथ तो प्रभाव ही हुआ। दूसरी बात है घटनाएं क्या होती है, समुद्र के अंदर में घटनाएं क्या होती है, घटनाएं तो बहुत सारी होती है। घटना में आप याद रखते हैं प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो घटनाओं के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, हम यहाँ पर एक और पर्यावरण का टाइप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इन टाइप को कवर कर दूँ इस्तेलाह करतियों के हिसाब से, यानी आपके जो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया ख़त्म, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, थोड़ा लंबा रहेगा आज, तो ये देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के बाद हम बात करेंगे संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण। एक क्वेश्चन आया है पिछले साल, आप यूपीएससी प्रीलिम्स को पकड़ लीजिए, इसके अंदर एक सवाल पूछा गया है, पीवाईक्यू के अंदर है, मुझे साल याद नहीं कौन सा, लेकिन मैं कल उसको वापस बताऊंगा कहाँ पर आया हुआ है, लेकिन किसी सिविल एग्ज़ाम के अंदर ही आया हुआ ये सवाल है, पक्का मैं 100% बोल रहा हूँ। सवाल के अंदर पूछा गया है कि कौन सा संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण है, तो बहुत सारे लोगों के आंसर नहीं आया था, तो मैं बात कहूँ संशोधित में आते हैं खेत, हमारी कृषि आ जाती है, तालाब आ जाता है, बाग आ जाता है, बाग बगीचा जैसे बोलते हो, गार्डन भी बोल देते हैं, तो ये सब आते हैं। संशोधित का मतलब होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ चेंज किया, प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ परिवर्तन करके परिवर्तन किया जाता है। तो एनसीईआरटी बोलती है यहाँ पर हस्त कौशल से, मानव हस्त कौशल से परिवर्तन करता है, मानव हस्त कौशल से प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण में परिवर्तन करता है। खेती वगैरह तो शुरू से सबसे पहला परिवर्तन खेती हुआ था प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर, प्राकृतिक पर्यावरण को यानी एक जंगल को, पर्यावरण में जंगल को संशोधित किया गया, संशोधित करके उसे संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण बनाया गया, प्राकृतिक
पर्यावरण बनाया गया, तो वो बनाया गया, वो किस प्रकार बनाया गया उसकी बात करूँ तो वो कृषि की ओर बढ़े, जंगल से कृषि की ओर हम बढ़े। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण कब बढ़े, तो ये डेट भी याद रख सकते हो, 18,000 साल, 18,000 वर्ष पूर्व, 18,000 वर्ष पूर्व मानव ने कृषि करना स्टार्ट किया, मानव ने कृषि करना शुरू किया, कृषि करना यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो प्रमाण बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना नहीं, क्यों हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। तो यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण जंगल जैसी चीज़ों को बदल के कृषि में बदल दिया। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये रहते हैं कि अभ्यारण्य हो गए, अभ्यारण्य भी प्राकृतिक संशोधित संसाधन है, कृषि हो गई, तालाब हो गया, बाग बगीचा हो गया, तो ये सारे संशोधित हो गए। तो संशोधित आपका यहाँ खत्म होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का ही पार्ट है। तो संशोधित के अंदर उन्हें ऑक्सीजन मिल पाएगी, हाँ मिलेगी, ऑक्सीजन स्वरा भी सबको मिलेगी, उन्हें जल व खाने योग्य चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ, अभ्यारण्य के अंदर देखिए, अभ्यारण्य एक संशोधित है, प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण है, फिर भी उसे वहाँ पर जैविक घटक मिलेंगे, तो बोलूँगा हाँ जैविक घटक उसे मिलेंगे। आजीविक घटक मिलेंगे, हाँ वहाँ पर जो वस्तु बची है वो आजीविक घटक भी हो सकते हैं। उसे ऑक्सीजन मिलेगी, हाँ ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये सारे जो है पोषण मिलेगा, तो पोषण भी वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए संशोधित के। अब आते हैं कृत्रिम प्राकृतिक पर्यावरण, सॉरी मानव हस्त कौशल द्वारा नई पर्यावरणीय नई पर्यावरणीय खोज को कहा जाता है कृत्रिम पर्यावरण। इसमें क्या हो जाएंगी, आप इमारतें हो जाएगी, इमारतें, सड़कें हो जाएगी, रेलवे लाइन्स हो जाएगी, और क्या हो सकता है, औद्योगिक स्थान हो गए, स्थल हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो पर्यावरण के 3 टाइप हमने कंप्लीट किए हैं, ये अलग है, एनवायरनमेंट के 3 पार्ट हमने यहाँ पर पढ़े हैं। कौन सा पढ़ा है, प्राकृतिक पर्यावरण, संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण, और यहाँ पर कृत्रिम। ये टाइप उन जैसे जो आप हमेशा से ही शुरू में चैप्टर स्टार्ट होते ही आज जैविक करना स्टार्ट कर देते हो। तो एडवांस लेवल अलग होता है, आप जो पढ़ते हो आज जैविक बेसिक लेवल है, अभी उसकी शुरुआत ही आप वहाँ से कर रहे हैं जहाँ से नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी, फिर भी आप आजीविक घटक कर रहे हैं, तो आपका काम खत्म ही माने आप। इस पीडीएफ नोट्स को मैं नीचे की तरफ पूरा नीचे की तरफ अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, और बाकी जो पिछली क्लासों के वो अगले वीडियो के नीचे अपलोड किए जाएंगे, नो टेंशन रहना यहाँ पर। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण और कृत्रिम पर्यावरण हो गया। अब ये समुद्र के अंदर फिर से चलते हैं, उस मछली को याद करते हैं जो मछली हमारे पिछली बार हम वहाँ पर छोड़ आए थे। कहाँ पर छोड़ आए थे, प्राकृतिक पर्यावरण के वक्त वहाँ छोड़ के आए उस मछली को, सॉरी मारकर बेकार आ गया। हाँ देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के वक्त एक मछली को हम वहाँ पर छोड़ आए थे। कहाँ छोड़ आए थे, तालाब के अंदर। तो मछली कौन सी थी, कार्प मछली थी, कार्प मछली। कौन सी मछली थी, कार्प मछली। अब कार्प मछली का बहुत याद आ रही, तो फिर से मछली को वहाँ से लाए।
फिर से मछली को लाए हम यहाँ पर। तो मछली ने देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण, ये पूरा परिवेश मेरा प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, लेकिन मेरे अंदर यानी मेरे शरीर की गुहा या शरीर के अंदर एक और पर्यावरण भी है। अब वह तो एक और टाइप बन के आया, जीव के आधार पर एक और टाइप पर्यावरण का बन के आया। वो था आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण हो गया और बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण निकल के आया सामने। तो मछली जी ने कहा कि मेरे बाहर जो परिवेश है पूरा का पूरा, वो बाह्य पर्यावरण, जिसमें मुझे पोषण मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो बाह्य पर्यावरण है। तो खुश हो गई। तो उसे ही प्राकृतिक, बाह्य पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कह सकते हैं। तो कि हाँ कह सकते हैं, जलीय भागों के अंदर। यदि स्थल पर आ गए तो स्थल पर संशोधित भी आ जाएगा साथ में। हमारी बॉडी संशोधित पार्ट में भी देखेगी। हमारी बॉडी कंट्री में सड़कें, मैं सड़कें देख रहा हूँ, मैं सड़क जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सड़क चल रहा हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ, सड़क पे मैं चल रहा हूँ। तो मेरे अंदर बाहर का जो है वो पर्यावरण कैसा है, तो मैं वो उसे प्राकृतिक साबित नहीं कर सकता। प्राकृतिक में बाद भी संशोधित भी यहाँ आ जाता है, कुछ पार्ट संशोधित का भी आ जाता है। और सड़क पर चल रहा हूँ तो सड़क वाला पर्यावरण कौन सा हुआ, कृत्रिम हुआ। तो देखिए, तो मेरे शरीर के अंदर का आंतरिक पर्यावरण ठीक है, क्योंकि बाह्य पर्यावरण कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, संशोधित भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। ठीक है, तो मछली के लिए मुख्य तौर पर वो कैसा पर्यावरण था, प्राकृतिक ही होगा। संशोधित कभी कभी हो सकता है, क्योंकि पनडुब्बी चल रही है अंदर, पनडुब्बी पानी के अंदर चल रही है, उस पनडुब्बी के पास से मछली गुजरी है, मछली के पास पनडुब्बी गुजरी है, तो कृत्रिम के अंदर आ गए। मुख्य तौर पर देखें तो जलीय जीवों के अंदर बाह्य टाइप के रूप में, जलीय जीवों में मैं बाह्य पर्यावरण के रूप में, बाह्य पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण ही होता है, केवल ऊपर वाले के बना हुआ पर्यावरण होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी देखिए, कभी मछली पनडुब्बी के पास से गुजरी, पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है उसके पास से गुजर गई, या आप बोले जहाज़ के पास से गुजर गई, तो मछली के लिए कृत्रिम पर्यावरण भी उसे देखने को मिल गया, कृत्रिम पर्यावरण भी देखने को मिल गया। ज़्यादातर बात कहूँ तो प्राकृतिक रहेगा, फिर भी उसे कृत्रिम भी देखने को मिल रहा है। ये हो गया आंतरिक पर्यावरण हो गया। एक बात यहाँ नैन्सी शेट्टी बोलती है कि आंतरिक पर्यावरण बाह्य पर्यावरण की तुलना में अधिक स्थायी होता है। लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म और कर्मिक परिवर्तन हो सकते हैं, सूक्ष्म और कर्मिक परिवर्तन होते हैं। बाह्य पर्यावरण कैसे भी परिवर्तन हो सकता है, आज तूफान आ गया, आज भूकंप आ गया, वो चीज़ें आ गई, तो बाह्य पर्यावरण परिवर्तन हो गया उससे। लेकिन आंतरिक पर्यावरण जो हमारे बॉडी के अंदर का पर्यावरण है, उन सबसे अधिक प्रभावित इतना नहीं होगा, स्थायी ज़्यादा हो, स्थायी तो ज़्यादा हो उसके पास। तो यहाँ पर आंतरिक पर्यावरण का स्थायी तो ज़्यादा होगा, आंतरिक पर्यावरण का स्थायी तो ज़्यादा होगा किसी बाह्य पर्यावरण की तुलना में। इतना भी स्थायी नहीं है, कुछ उसके पास, कुछ क्या है, कुछ है वहाँ पर, क्या है, रोग है, जीव रोग वाहक है, कुछ जीव भी उन्हें प्रभावित कर देते, कभी कभी एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो ये चीज़ें जो प्रभावित होती है सूक्ष्म और कर्मिक परिवर्तन होते हैं, जैसे में जीव परिवर्तन कर सकता है, रोग भी हो सकता है, रोग वाहक भी कर सकता है, एलर्जी वगैरह होती है। तो ये आंतरिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण से ज़्यादा स्थायित्व वाला होता है, ये हमने बात की। और स्थायी ज़्यादा है, यहाँ पर बोले स्थायी कौन, बोलो स्थायी कौन, आंतरिक पर्यावरण स्थायी है ज़्यादा। ठीक है,
चले आज तो बहुत हो गया है। अब यहाँ पर हम वही पढ़ाते हैं जो हर टीचर जहाँ से स्टार्टिंग करता है, हर टीचर जहाँ से स्टार्टिंग करता है वो लास्ट में देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट से कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण एक तरह से प्राकृतिक पर्यावरण का ही बड़ा भाग ही है। इन्वायरमेंट का इन्वायर प्लस मेट दो वर्ड होते हैं, इन्वायर प्लस मेट, उसमें से घेरे हुए स्थान, घेरे हुए परिवेश हो जाएंगे। हमारे पास सीमित संसाधन हैं और जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे पास भ्रम था एक तरह का कि हमारे पास असीमित संसाधन है। धीरे धीरे मानव में भ्रम रहा कि उसके पास असीमित संसाधन है, लेकिन मानव का भ्रम तब दूर हुआ जब औद्योगिक क्रांति हुई और बहुत सी चीज़ें हुई। तो उससे बोला अनंत काल तक हमारे पास साधन जो पर्यावरण और पृथ्वी से मिलते रहेंगे। जब औद्योगिक क्रांति के बाद पृथ्वी के स्रोत सीमित संसाधन के रूप में बदल गए, लोग समझ गए कि सीमित संसाधन है। औद्योगिक क्रांति में ऐसा क्या हुआ था कि सीमित संसाधन हो गए, तो बड़े कालक्रम में अंतर में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे अधिक वृद्धि हो गई। किस में अधिक वृद्धि हो गई? तो वृद्धि होगी जनसंख्या में, तीव्र रूप से वृद्धि होगी। जैसे जगह संसाधन नियत नहीं बने रहे और संसाधनों में कमी होगी, उसके बाद लोग समझ गए कि हमारे पास सीमित संसाधन है, असीमित नहीं। जनसंख्या बढ़ी, संसाधन कम पड़ गए तो गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग आ गए। तो 2012-11 का डाटा देख लीजिए, 2022% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आगे बात करें आधुनिक विकास और दोनों विकासों के क्रम को साथ लेकर चलना, संतुलित बना रखना जरूरी है। हमें संसाधन को बचाना है तो आधुनिक विकास और संरक्षण दोनों का संतुलित होना आवश्यक है। दोनों को संतुलित बना कर रखना बिल्कुल ही आवश्यक रहेगा। सतत विकास के अंदर हमने बात की कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद अमेरिका की मदद करने पर राजा का नाम क्या था, उस किंग का नाम क्या था? तो लुईस 16वां था। लुईस 16वां, यहाँ पर यार मार्कर बेकार है। हाँ, कौन सा था? लुईस 16वां राजा था जिसने किसकी मदद की? अमेरिका की मदद की। तहाँ उन्हें 13 बिलियन का चला गया। उसके बाद सीमित संसाधन उसने ही नहीं सोचा, उसे संरक्षण विकास को संतुलित नहीं बना पाया तो फ्रांस का बहुत कुछ नुकसान। उसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों ने समझना सोचा कि हमारे पास सीमित संसाधन पता ना हो सके। फिर एक टॉपिक बन के आया था सतत विकास, उसके बाद एक टॉपिक सतत विकास आया था, वो आगे पढ़ेंगे हम। और जीव के लिए एक परिवेश होता है, उसका जनन पोषण करने के लिए पर्यावरण आजीविक जीव उसमें बने प्रभाव घटनाओं का योग होता है। तो उस योग को क्या कहा जाता है, उस परिवेश को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर मरुस्थल, सागर, ये सारी चीज़ें आती है। और महासागर, स्थलाकृतियाँ हो गई, मरुस्थल हो गए और पर्वतीय क्षेत्र हो गए। महासागर के अंदर एग्जाम्पल लिया कार्प मछली के लिए उसके लिए परिवेश कौन है? प्राकृतिक परिवेश कौन होगा? एक समुद्र होगा। समुद्र के अंदर अच्छा वातावरण मिल रहा है, पत्थर मिल गए उन्हें, आजीविक घटक मिल गए, प्लावक मिल गए, O2 मिल गई, पोषण अनेक जीव मिल गए, मृदा आर्द्रता और तापमान मिल गया। तो यहाँ देखिए, उसके बाद मैंने बात की यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर वो स्थान जहाँ पर जीव के जैविक आजीविक घटक युक्त हवाई और प्रभाव घटनाओं का योग होता है। ठीक है, और प्राकृतिक में समुद्र सारे एग्जाम्पल मैंने बात की। उसके बाद मैंने बात की जैविक घटक कौन से? अन्य मछली होगी, तालाब के किनारे बनने वाले, तालाब के किनारे उगने वाले पादप हो गए, प्लावक हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। और आज भी घटक में तापमान बढ़ेगा या घटेगा तो वो परिवर्तन होगा, आर्द्रता के ऊपर भी और डिपेंड करता है, मृदा के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रभाव कौन से हो सके? तापमान में वृद्धि या कमी, आर्द्रता में वृद्धि या कमी और मृदा का गठन, ये प्रभाव हो जाएंगे। घटनाएं कौन सी हो सकती है? घटनाएं हो सकती प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती। संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर बात की हमने, खेती कृषि हो गई, तालाब बाग बगीचा गार्डन। उसके बाद हमने बात की प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो परिवर्तन किसने किया जाता है? तो परिवर्तन हस्त कौशल से, मानव के हस्त कौशल से उसमें परिवर्तन किया। मानव ने अपने हस्त कौशल और दिमाग से क्या किया? उसके अंदर परिवर्तन कर लिया। मानव ने अपने दिमाग और हस्त कौशल से उसके अंदर परिवर्तन किया है। प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने के बाद प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर भी हमने बहुत सारे जैसे कि तालाब वो सब कर लिया। प्राकृतिक में जंगल था, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर संशोधित किया, उसे बनाया कृषि के योग्य। 18,000 वर्ष पूर्व तक कृषि करना हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, और बात करूँ कृषि अभयारण्य है, तालाब है, बाग बगीचा है, इन सब में वही सारे पोषण युक्त और मृदा वगैरह सब मिलेगा। प्राकृतिक पर्यावरण मानव हस्तकौशल द्वारा बनाया गया पर्यावरणिक खोज है, जिसमें सड़कें, इमारत, ये सारी चीज़ें आ गई। अब बात की हमने तीनों के बारे में, एक तीनें आप साथ लिख पढ़ सकते हैं उसको ध्यान से। अब कॉक मछली के अंदर हमने बात की कि आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण की बात की। आंतरिक पर्यावरण क्या होता है, बाह्य पर्यावरण क्या होता है? तो आंतरिक पर्यावरण के अंदर वो सारी चीज़ें जो हमारे गुहा शरीर के अंदर पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, सारी चीज़ें होती है, वो भी प्राकृतिक पर्यावरण हो गया पूरी तरह। और कृत्रिम पर्यावरण की भी हमने बात की। अब देखिए यहाँ पर कृत्रिम पर्यावरण जो है, सॉरी फिर से वही टॉपिक भटके अभी, तो अभी थोड़ा हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्या बढ़ना चाहिए?
आंतरिक पर्यावरण की बात हमने, बाह्य पर्यावरण तो प्राकृतिक पर्यावरण स्वयं हो गया। आंतरिक पर्यावरण के अंदर हम बात करें तो शरीर की और गुहा को ही कहा जाता है, को ही कहा जाता है, जिसके अंदर पाचन होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण भी हो जाता है, कोशिकांग भी होते हैं, उत्सर्जन भी होता है, सारे इत्यादि चीज़ें होती, इत्यादि होते हैं। ठीक है, वाइट मार्कर है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, क्लियर देख लेना। शरीर गुहा के अंदर होता है और ये ज़्यादा स्थायी होता है बाह्य पर्यावरण की तुलना में, ये बात मैंने कर ली। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत ये समझ में आना लग गया है कि कोर सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा कोर सब्जेक्ट के साथ साथ हमें कुछ और भी स्टार्ट करना चाहिए। तो कल या परसों से स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके है उसका पोर्शन हम स्टार्ट करने शुरू कर देंगे, और कला और संस्कृति का जो पोर्शन बचा है वो स्टार्ट कर लेंगे। इस पोर्शन के अंदर मैं बात करूँ तो मुख्य तौर पर इस पोर्शन आपके लिए राइटिंग में होगा, लिखा बिल्कुल नहीं, राइटिंग में पूरा लिखा हुआ आएगा, नोट्स PDF नोट्स लिखा रहेगा, ऐसे नहीं लिखा के पढ़ा सकता, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत बड़ा पार्ट है, उसको लिखा के हम इस तरह धीरे धीरे नहीं कवर कर सकते, इसको थोड़ा और मज़ेदार तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो इसको पिक मेथड से और बहुत से चीज़ों से हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोर सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट जो है, अर्थशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, और आपका ज्योग्राफी हो गया, और भी आपका ये पर्यावरण हो गया, जनरल साइंस हो गई। जनरल साइंस में हम 12th तक चल देंगे, ठीक है, बायोलॉजी को लेकर। फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर नहीं आता है, तो हम कहाँ चलेंगे, 12th तक चल देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ लड़के बेसिक से यहीं से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपने बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ें जो हमने वो पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है चीज़ें। पर्यावरण में 2 घटक होते हैं मुख्य तौर पर, 2 घटक की हम बात करते हैं। 2 घटकों में एक घटक होता है जैविक। अब पूछिए कि जैविक घटक, यहाँ शुरुआत से जैविक घटक बता रहता तो आप समझ पाते हैं कि जैविक घटक क्या होता है, जैविक घटक आप समझ में आएगा, जैविक घटक व जैविक घटक क्या अंतर होता है, तो बहुत चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी होगी। एक तरह से निर्जीव मान दे इसको एक तरह से संजीव मान सकते हैं। ओहो, ये संजीव हो जाएगा आपका, और ये आपका निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 पार्ट में बांट देते हैं कि निर्जीव घटक और अनिर्जीव घटक। निर्जीव घटक, सॉरी, निर्जीव घटक और संजीव घटक। इसमें क्या क्या आएंगे आपके, पादप हो गया, जंतु हो गया, यानी कि पूरा जीव समाज आपका जीव वाले पार्ट। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म जीव हो गए, कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये सब हो गए। अनिर्जीव घटक के अंदर क्या आएंगे, मृदा हो गई, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षण हो गया, वर्षण, ये चीज़ें, जलवायु परिवर्तन वगैरह इसके अंदर आते हैं। 2 घटक समझ में आ गए, तो इसका डिस्कशन करना क्यों है, आप सबको पता है। इस घटक को क्या कहते हैं, अजैविक घटक, इसको कहते हैं जैविक घटक। बार बार बताने का तरीका ये हो गया कि कुछ लोग समझ बैठते हैं उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टा ना समझे उसके लिए। पर्यावरण तो यही हो गया जैविक और अजैविक घटकों का सम्मेलन, जैविक अजैविक घटकों का सम्मेलन, योग। ठीक है, जब ये पारस्परिक क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया में एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होना।
एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पादप जंतु पर, जंतु पादप पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। देखिए, सूर्य पर आश्रित पूरी तरह सूर्य की जो ऊर्जा लेकर पादप अपना भोजन बनाता है, संश्लेषित करता है। तो ये अपना स्वयं भोजन बना रहा है। हरे पादप स्वयं भोजन बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। ये तो बेसिक है, यहाँ से मैं स्टार्ट नहीं करना, इसलिए मैंने आगे आपको हाई लेवल एडवांस से बेसिक कराया। वापस स्वपोषी होते हैं। तो इन्होंने जब अपना भोजन बनाया तो ये आज जैविक घटक है। जैविक, तो ये जैविक घटक है। पादप एक जैविक घटक है। लेकिन पादप ने कहीं से तो मृदा ली होगी, कहीं से उन्होंने जल लिया होगा, कहीं से उसने खनिज लिए होंगे। तो ये आजीविक घटक लिए ना लिए आजीविक घटक उसने लिए। तो दोनों की पारस्परिक क्रिया हुई ना हुई। तो दोनों की पारस्परिक क्रिया होती है पर्यावरण के अंदर। तो आजीविक और जैविक घटकों के बीच जैविक घटक से पारस्परिक क्रिया कर सकता है। पारस्परिक क्रिया जैविक घटक से कर सकता है। जैविक घटक अजैविक घटक से कर सकता है। अजैविक घटक से भी कर सकता है। अजैविक घटक से कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। और इस तंत्र को कहा जाता है, तो ये तंत्र बना, ये सिस्टम बना, इस सिस्टम को कहा जाता है पारिस्थितिकी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम यहाँ पर कहा जाता है। तो यही चीज़ है कि दो घटक हो गए, जैविक अजैविक घटक। उनके नाम ने प्रकार भी बात किए। उनके बाद दोनों पारस्परिक क्रिया आपस में करते हैं। तो उसके बाद आप दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे से आश्रित हो जाते हैं। आश्रित होने के बाद मैंने बताया ये जैविक घटक, पादप जैविक घटक, लेकिन उन्होंने अजैविक घटक से जल ली है, मृदा ली है और ये खनिज ली है, फिर वो जीवित रह पाया। तो मैं कहूँ पारस्परिक क्रिया के बिना जीव का जिंदा रहना या जीवित रहना असंभव है। तो ये लाइन आ गई। तो पारस्परिक क्रिया पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, करना पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, पारस्परिक क्रिया करना पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारा स्थान है। उस स्थान के अंदर विशालतम स्थान के अंदर, जो विशालता अर्थ के अंदर है, उसके विशालतम स्तर के अंदर एक संकीर्ण भाग होता है, संकीर्ण क्षेत्र होता है। उन संकीर्ण क्षेत्र के अंदर पर्यावरण होता है, पर्यावरण पाया जाता है। संकीर्ण क्षेत्र में ही पर्यावरण होता है। उस संकीर्ण क्षेत्र को कहा जाता है जीवमंडल, बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। उसी के अंदर ही उस संकीर्ण क्षेत्र के अंदर ही यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी के संकीर्ण क्षेत्र के अंदर यहाँ पर क्या होता है? पर्यावरण होता है, जीवमंडल। अब थोड़े फैक्ट्स है, तो फैक्ट याद रख सकते हो। फैक्ट बात करता हूँ। सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये फैक्ट है। इसके द्वारा ही जीवन के लिए विविध पारस्परिक आवश्यकताएं पूरी होती है। पादप को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पादप को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पादप जीवित रहेगा? तो नहीं। तो सूर्य यहाँ पर एनर्जी दे रहा है, तो सूर्य एक पारस्परिक क्रिया आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो एक महत्तर ऊर्जा का स्रोत हो गया। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम देखिए,
यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये तंत्र जो है पारिस्थितिकी वाला इकोसिस्टम जो है, इसके अंदर देखिए आप जो जीव पर्यावरण के साथ और जो जैविक घटक और जैविक घटक दोनों आपस में, अजैविक घटक और जैविक घटक, अजैविक और जैविक, ये दोनों आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। तो इस पारस्परिक क्रिया को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। और पारिस्थितिकी के तंत्र को बस इतना ही है, ज़्यादा हाई लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद मानव का ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा इसमें अब यदि उत्तर लेखन करना स्टार्ट करोगे तो इस पार्टों से मदद नहीं मिलेगी। कोई फैक्ट नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन इनसे नहीं आते। फैक्चुअल क्वेश्चन मुख्य तौर पर अलग तरीके से आते हैं, जैसे कि संशोधित वाला पार्ट पढ़ाया था, प्राकृतिक पर्यावरण, समुद्री पर्यावरण, कृत्रिम पर्यावरण, इनके अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन उत्तर लेखन में काम आएगा। उत्तर लेखन करना चाहते हैं तो उत्तर लेखन हम जल्दी कराएंगे, हर सब्जेक्ट का हम उत्तर लेखन आप जल्द ही आपको कराने वाले हैं। थोड़ा उसको राइटिंग में कराना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है फ्लो में चल रही, तो राइटिंग में कराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनको राइटिंग में कराना ज़रूरी पड़ सकता है, ठीक है। अब आगे के टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ अगली क्लास के अंदर। सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ना है उसकी मैं डिस्कशन यहाँ पर कर लेता हूँ फटाफट। पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच कैसा संबंध रहा है वो। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में, कैसे सिद्धांत है उनकी मैं बात, निश्चयवाद का सिद्धांत, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद और संभावनावाद, इसकी मैं बात करूँगा, 3 होंगी। और लास्ट में हम सब पोर्शन था, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, और इसमें जो रेड क्लिफ माइकल, उनका कथन सुन के आपका एक दिमाग एकदम घूम जाएगा। आप उसको पहले कथन लिख के लाऊंगा, वो कथन पहले उसको हर वर्ड नहीं समझाऊंगा, सरल भाषा में नहीं समझाऊंगा, आपको समझने की कोशिश करनी वो कथन किस प्रकार है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट कथन हो जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पर्यावरण और जलवायु के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया। हमें इस क्लास को लगभग 2 घंटे तक ले जाना था, लेकिन आगे हमें यहाँ पर एक और क्लास रिकॉर्ड करनी है जो आधुनिक हिंदी कविता की क्लास है, इसलिए हमने इस क्लास को यहीं ख़त्म किया। इस क्लास को यहीं ओवर करेंगे और आगे आप देखते रहिए कि हम किस प्रकार से इस बैच को या किस प्रकार से वीडियोज़ को कहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। कंटेंट में सुधार होगा धीरे धीरे। आप शुरुआती कंटेंट नहीं देख पा रहे, उसमें बहुत सारा कंटेंट आप शुरुआती तौर पर, धीरे धीरे हम स्मार्ट बोर्ड की ओर शिफ्ट होंगे, तो हम कौन चीज़ें आवश्यक तौर पर करने वाले हैं आगे भविष्य के अंदर, हम फ्यूचर के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो उस फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में हम क्या करेंगे कि हम स्मार्ट बोर्ड पर शिफ्ट होंगे, बुक्स कंटेंट पर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बुक्स कंटेंट की ओर बढ़ेंगे, और सिविल कंटेंट के लिए प्रीलिम्स मेंस के लिए जो रहता है वो टीचर्स की एक बड़ी टीम तैयार करने की कोशिश करेंगे। होगा ज़रूर, टाइम लग सकता है, 1 साल का भी लग सकता है, 6 महीने का टाइम लग सकता है, 2 साल का भी लग सकता है। इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि जल्द से जल्द एक बड़ी टीम आपके सामने होगी और वहाँ पर हम बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस लेवल को और भी हाई लेवल जाने की कोशिश करेंगे। ये लेवल अब कम लग रहा है तो आप एक बार गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल का, इस चैनल का आप YT चैनल का लिंक कॉपी कर लेना और AI से पूछ लेना विश्लेषण करने के लिए। AI सबसे अच्छा विश्लेषण कर पाती है, तो आप हमारी क्लास का विश्लेषण कर सकते हैं AI से। विश्लेषण करेंगे तो आप लास्ट में आपको जो चीज़ें पता चलेगी वो आपको हैरान करती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के क्वेश्चंस में रख सकते हैं, दूसरी तरफ आप रख सकते हैं
अदर कोचिंग कंटेंट, उन दोनों कंटेंट को मिला के देखिए किसका कंटेंट अच्छा है। हम कह रहे हम बेहतर नहीं, हम बेहतर का कब कह रहे, हमने सिर्फ इतना ही कह रहे अदर कोचिंग की तुलना में हमारा कंटेंट भी उतना भी यूपीएससी लेवल को टच करता है, इतना भी नहीं है कि हम कम है, कम कोई किसी से नहीं। ठीक है, धन्यवाद।